हे एवरीवन, ये है हमारे कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 5। आज हम सीखने वाले हैं एनिमेशन और रिगिंग के बेसिक्स के बारे में। तो हमारे पास है यहाँ पे मंकी हेड यानी कि सुजैन। इसी को हम एनिमेट करने वाले हैं और एनिमेट करने से पहले आपको यहाँ पे जाना है आउटपुट सेटिंग में और यहाँ पे आपको फ्रेम रेट पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आप किस फ्रेम रेट पर जो है एनिमेशन करने वाले हो। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे टाइमलाइन के सेंटर में। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, ये हमारे डिफरेंट फ्रेम्स, और यहाँ पे मैंने फ्रेम रेट 30 FPS सेट किया हुआ है। इसका मतलब है जब फ्रेम्स 0 से 30 तक मूव हो जाएंगे तो हमारी 1 सेकंड की वीडियो बनेगी। अगर आपको अभी भी FPS का मतलब नहीं समझ में आया है तो मैं एक सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। तो FPS का फुल फॉर्म होता है फ्रेम पर सेकंड, यानी कि हमारी हर 1 सेकंड की वीडियो में कितने फ्रेम्स मूव हो रहे हैं वो है हमारा FPS। अगर मैं फ्रेम रेट को 60 रखता हूँ, हमारी जब 60 फ्रेम्स मूव हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो हमारी 1 सेकंड की वीडियो बनेगी। इसी तरह यहाँ पे 24 FPS सेट करता हूँ तो हमारी जब 24 फ्रेम्स यहाँ तक मूव हो जाएंगे तो हमारी 1 सेकंड की वीडियो बनेगी। तो यहाँ पे हमारे फ्रेम रेट में जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो है हमारा 24 FPS, 30 FPS और 60 FPS। मोस्टली यही यूज़ होते हैं। आप वैसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई और भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें डिफरेंट फ्रेम्स दिए हुए हैं। अगर आपको इनके सेंटर वाले फ्रेम्स को देखना है तो जिस तरह से हम 3D वर्ल्ड के अंदर सेंटर व्हील बटन से जूम इन जूम आउट करते हैं, उसी तरह से हम टाइमलाइन के अंदर भी मिडल व्हील बटन से जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं और जो भी हमारा बीच में फ्रेम है उसको देख सकते हैं। अभी हम आते हैं राइट की तरफ और यहाँ पे हमें दिया हुआ है टाइमलाइन का स्टार्ट और एंड फ्रेम। हमारी जो है टाइमलाइन कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पर एंड होगी वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अभी जो स्टार्ट फ्रेम है वो है 0 और एंड फ्रेम है 100, यानी कि 0 से 100 फ्रेम तक हम अपनी एनिमेशन को जो है रेंडर कर पाएंगे। तो ये है हमारा स्टार्ट और एंड फ्रेम। इसके बाद हमारा है करंट फ्रेम। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ब्लू लाइन है जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे 0 पे थी, तो ये है हमारा प्ले हेड। तो जहां पर हमारा ये प्ले हेड होगा वो हमारा करंट फ्रेम होगा। अभी 0 है तो हमारा प्ले हेड भी 0 पर है। मैं प्ले हेड को यहाँ से लेफ्ट बटन प्रेस करके जो है मूव कर सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट यहाँ से 1 बाय 1, या मैं यहाँ पर लेफ्ट बटन प्रेस करके रखूंगा, लेफ्ट राइट मूव करूंगा, तो इस तरह से भी मैं प्ले हेड को मूव कर सकता हूँ। तो अभी हम आ जाते हैं लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है एडिटर टाइप का। यहाँ से हम डिफरेंट एडिटर्स में विंडो को चेंज कर सकते हैं। अभी टाइमलाइन सेट है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है प्लेबैक का। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है सिंक का, यानी कि हमारी जो एनिमेशन जब चलेगी वो किस तरह से चलनी चाहिए। जो डिफॉल्ट होगा सेट वो होगा प्ले एवरी फ्रेम, यानी कि हर एक फ्रेम जब हम स्पेस बार प्रेस करेंगे और हमारा प्ले हेड आगे की तरफ मूव करके हमें एनिमेशन दिखाएगा तो हमारा हर एक फ्रेम चलेगा, यानी कि यहाँ पे प्रीव्यू होगा, ठीक है। ये है हमारा सिंक। सिंक के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस है। पहला हो गया हमारा प्ले एवरी फ्रेम, उसके बाद हमारा फ्रेम ड्रॉपिंग। अगर आप फ्रेम ड्रॉपिंग सेट करते हो तो जो एनिमेशन प्रीव्यू हो गया एनिमेशन दिखेगी वो आपके पीसी के परफॉर्मेंस के हिसाब से दिखेगी। उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस है, लाइक ऑडियो से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है, प्लेबैक से रिलेटेड जो यहाँ पे हम एनिमेशन प्रीव्यू करते हैं चलाते हैं स्पेस बार प्रेस करके, उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस है यहाँ पे प्लेबैक में। उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस है जो कि जानना इतना ज़रूरी नहीं है। और नीचे की तरफ हमें सेट स्टार्ट फ्रेम और सेट एंड फ्रेम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जहाँ पे हमारा प्ले हेड हम लेके जाएंगे, अगर हमको यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम लगाना है तो या तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, या हम प्लेबैक में जाएंगे और यहाँ पे सेट स्टार्ट फ्रेम करेंगे तो ये हमारा स्टार्ट फ्रेम यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसी तरह हमारा सेट एंड फ्रेम वर्क करता है। तो अभी के लिए मैं वापस से इसको 0 कर देता हूँ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है की फ्रेम से रिलेटेड। तो इसके बारे में भी जानना इतना जरूरी नहीं है अभी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा व्यू। इसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है हमारा विंडो से रिलेटेड। यहाँ पे हम इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्प्लिट या कट मार सकते हैं, या इसका जो है साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं, इसकी जो विंडो है उसको डुप्लीकेट वगैरह कर सकते हैं। इस तरह के हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन किस तरह से वर्क करता है, एग्जांपल के लिए अगर टाइमलाइन को मैंने राइट की तरफ मूव कर दिया है, जो प्ले हेड है वो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने से हट चुका है, व्यू पे जाऊंगा और जहाँ पे हमारा प्ले हेड होगा उसको देखने के लिए मैं गो टू करंट फ्रेम जाऊंगा, क्योंकि हमारा करंट फ्रेम 0 है। तो जैसे ही मैं गो टू करंट फ्रेम करूंगा तो जो हमारा करंट फ्रेम होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर मैं फ्रेम ऑल कर दूंगा तो जितने भी हमने फ्रेम सेट किए हुए हैं, लाइक हमने 0 से 100 किए हुए हैं, वो सभी यहाँ पे सेंटर में हो जाएंगे ताकि हम उन्हें देख पाए। उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। इसमें भी कोई खास इतना ऑप्शन नहीं है, बस एक ऑप्शन है यहाँ पे 100 सेकंड का।
तो टाइमलाइन के अंदर जो हमें एनिमेशन दिखने वाली है वो फ्रेम के बेस पर दिखने वाली है। अगर हम चाहे तो इन फ्रेम्स को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं इस पर शो सेकंड पे टिक करता हूँ तो हमें जो है 30 फ्रेम्स यहाँ पे 1 सेकंड के बराबर दिखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा होगा 1 सेकंड। अगर अब आपको टाइमलाइन को वापस से फ्रेम्स में कन्वर्ट करना है, या तो आप यहाँ से इसको अनटिक करके वापस से फ्रेम में सेट कर सकते हो, या यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है Ctrl+T। अगर मैं यहाँ पे Ctrl+T प्रेस करता हूँ तो टाइमलाइन वापस से फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारा एक मार्कर का ऑप्शन है। यहाँ पे हम डिफरेंट मार्कर अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मार्कर में जाता हूँ और यहाँ पे ऐड मार्कर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक मार्क लग जाएगा और इसका नाम जो है F20 दे दिया गया है, यानी कि फ्रेम 20। अगर हम चाहे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रीनेम मार्कर, हम इसे मूव कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है लाइक जंप टू प्रीवियस मार्कर, नेक्स्ट मार्कर। हम मार्कर्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मार्कर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम सीखना शुरू करते हैं एनिमेशन करना, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि की फ्रेम क्या होता है। तो की फ्रेम के अंदर एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर होती है या सेव होती है। एग्जाम्पल के लिए एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, उसकी रोटेशन क्या है, उसका स्केल क्या है, या और कोई टाइप की जो है इन्फॉर्मेशन हो गई। तो अभी हम देखते हैं कि हम की फ्रेम किस तरह से लगाते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वेज है की फ्रेम लगाने के। हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें की फ्रेम लगाने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मंकी हेड है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहला जो तरीका है वो है शॉर्टकट की का यूज़ करके। यहाँ पे मैं कीबोर्ड में आई प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास की फ्रेम इंसर्ट करने के लिए एक मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं डिफरेंट चीज़ों में की फ्रेम लगाने के लिए। तो सबसे ऊपर वाले यहाँ पे लोकेशन, रोटेशन और स्केल है। तो अभी हम एक की फ्रेम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लोकेशन और रोटेशन में एक की फ्रेम लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा, यहाँ से प्ले हेड को मूव करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक येलो की फ्रेम जो है यहाँ पे लग गया है। अभी ये सिलेक्ट है इसलिए येलो दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये व्हाइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये डिसेलेक्ट हो गया है। अगर मैं इसको वापस से सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे येलो चमकने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने की फ्रेम लगाया है। तो हमारे ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन और रोटेशन की प्रॉपर्टीज है वो ग्रीन कलर की हो गई है। वो किस लिए हो गई है? क्योंकि यहाँ पर लोकेशन और रोटेशन में हमने की फ्रेम लगाए हुए हैं। अगर मैं उस फ्रेम पर जाता हूँ जहाँ पे की फ्रेम लगा हुआ है, अभी मैं फर्स्ट फ्रेम पर हूँ जहाँ पे की फ्रेम नहीं लगा हुआ है। अगर मैं अपने प्ले हेड को 0 पर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पे मैं लेके गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टीज यानी लोकेशन और रोटेशन है वो येलो कलर की हो गई है। इन प्रॉपर्टीज के सामने हमें डिफरेंट की फ्रेम्स दिख रहे हैं। ये हो गया एक तरीका है यहाँ पे की फ्रेम लगाने का। तो अभी मैं दूसरा की फ्रेम लगाने वाला हूँ दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है? सबसे पहले मैं प्ले हेड को कहीं और लेके जाऊंगा। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 10th फ्रेम पे यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ। के बाद यहाँ पे सेकंड वे जो है डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल से जब हमारा प्ले हेड 0 पर था तो यहाँ पर की फ्रेम्स के लोगोज है ये यहाँ पे ग्लो कर रहे थे, जबकि अगर हम 10th फ्रेम पे जाते हैं तो ये ग्लो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए ग्लो नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई की फ्रेम हमने नहीं लगाया हुआ है। तो की फ्रेम लगाने के लिए हम डायरेक्ट या तो हम प्रॉपर्टीज के ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे और आई प्रेस करेंगे तो हमारा की फ्रेम लग जाएगा, या हम ये डिफरेंट जो की फ्रेम्स है इन पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो भी मैं यहाँ पे की फ्रेम लगा सकता हूँ। यहाँ पे 1 बाय 1 की फ्रेम ना लगा के मुझे जो है मल्टीपल की फ्रेम्स एक साथ लगाने हैं, या तो मैं आई प्रेस कर सकता हूँ जो कि मैंने अभी यहाँ पे किया था, या मैं यहाँ पर एक की फ्रेम पर अपना माउस प्रेस करके रखूंगा और नीचे की तरफ अपना माउस लेके जाऊंगा। तो 1 बाय 1 जब तक मैं अपने माउस को रिलीज नहीं करूंगा की फ्रेम लगते जाएंगे। जब मैंने यहाँ पे सभी में की फ्रेम्स लगा दिए तो आप देखोगे कि यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर पिछले की फ्रेम से और इस वाले की फ्रेम तक एक जो है ऑरेंज लाइन क्रिएट हो गई है। इसका मतलब है कि हमारी जो पिछला की फ्रेम है और हमारा एक करंट की फ्रेम है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो लोकेशन और रोटेशन सभी 0 है और हमारा जो पिछला की फ्रेम था उस पर भी हमारी लोकेशन और रोटेशन बिल्कुल सेम है। तो अभी मैं वापस से 10th फ्रेम पर जाता हूँ और अभी मैं तीसरा तरीका बताता हूँ की फ्रेम लगाने का। तो यहाँ पे अभी आप आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, तो ये है हमारा ऑटो कीइंग। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, अभी मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि कोई भी लोकेशन, रोटेशन या स्केल में चेंज मुझे करना है, ये ऑटोमेटिक हमारे की फ्रेम्स लगाता जाएगा। तो अभी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 10th फ्रेम में यहाँ पर हो। जी प्रेस करूँगा, एक्स एक्सिस पे मूव करूँगा ऑब्जेक्ट को, यानी कि अपने सुजैन मंकी के हेड को।
तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा और जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ऑरेंज लाइन थी वो हट चुकी है, क्योंकि यहाँ इस की फ्रेम के डेटा में और इस की फ्रेम के डेटा में अब डिफरेंस आ गया, यानी कि वो अलग अलग है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे लोकेशन में एक्स रोटेशन जो है डिफरेंट हो गई है। तो अगर अभी आपको एक और की फ्रेम लगाना है, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे 20 फ्रेम पर ये सुजैन वापस आ जाए अपनी पुरानी लोकेशन पे, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं शिफ्ट एस प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए स्नैपिंग के लिए। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि मैं ऑब्जेक्ट को वापस कर्सर पे ले जाना चाहता हूँ, यानी कि वहीं पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ से मैं उसे लेके आया था। तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन टू कर्सर ऑप्शन को चूज करूँगा, तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट वापस से उसी लोकेशन पे पहुँच गया है, क्योंकि मैंने जो है लोकेशन चेंज की है। इसलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में तो सिर्फ हमारा लोकेशन में जो है की फ्रेम्स लगे हैं, और ये हमारा लगा है ऑटो कीइंग के ऑप्शन की वजह से। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि ये 180 डिग्री जो है रोटेट हो जाए वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे मैं रोटेट करूँगा वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे मैं 180 डिग्री टाइप करूँगा 180, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे 180 डिग्री जो है रोटेट हो गया है। अगर आप यहाँ पे अब देखोगे तो मैंने रोटेशन जैसे ही किया तो ऑटो की फ्रेम ने हमारा यहाँ पे रोटेशन में भी की फ्रेम्स लगा दिए हैं और हमारा स्केल में भी की फ्रेम्स लगा दिए। तो इस तरह से हम की फ्रेम्स लगा सकते हैं। अगर अब इस एनिमेशन को देखना चाहते हैं कि हमने क्या क्रिएट किया है, तो यहाँ पे मैं अपने प्ले हेड को स्टार्टिंग में लेके जाऊँगा, स्पेस बार को प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे मैं एनिमेशन को देख पाऊँगा। तो एनिमेशन बहुत छोटी है तो और बहुत फास्ट हो रही है, क्योंकि ये हमारा जो पूरा एनिमेशन हो रहा है ये हमारा 1 सेकंड से भी कम के टाइम में हो रहा है, क्योंकि हमारे 1 सेकंड में 30 फ्रेम्स है, बट हमने सिर्फ 20 फ्रेम्स में ये पूरी एनिमेशन की है। अगर हम चाहें तो इस एनिमेशन को स्केल कर सकते हैं। हम सभी की फ्रेम्स को जिनको हम स्केल करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम स्केल करेंगे, तो यहाँ पे हम एनिमेशन के टाइम को बढ़ा पाएंगे इस तरह से स्केल करके। या हम हर एक की फ्रेम को सिलेक्ट करके जी प्रेस करके टाइमलाइन के अंदर अपनी ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पर भी ले जाना चाहिए वहाँ पे मूव कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको एक की फ्रेम को मैंने कर दिया 40 पर और एक को कर दिया 20 पर। अभी यहाँ पे हमारे पास दोनों की फ्रेम्स के बीच में काफ़ी स्पेस है, तो हमारा एनिमेशन पहले से स्लो हो जाएगा, तो वो हम देख लेते हैं। अभी मैं दोबारा से स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे ये पहले से काफ़ी स्लो हो चुका है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑटो कीइंग के ऑप्शन के अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पर जो हमने यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट फ्रेम सेट किया है उन पर जंप करने के लिए इन दो ऑप्शंस का यूज़ होता है। मैं प्ले हेड को टाइमलाइन में कहीं पे भी लेके जाता हूँ, उसके बाद अगर मुझे स्टार्टिंग फ्रेम पर डायरेक्ट जाना है तो मैं इस बटन को जो है प्रेस करूंगा तो मैं डायरेक्ट स्टार्टिंग फ्रेम पर पहुंच जाऊंगा। और अगर मुझे डायरेक्ट एंड फ्रेम पर पहुंचना है यानी कि 100 फ्रेम पर पहुंचना है तो मैं इस वाले ऑप्शन का यूज़ करूंगा। यहाँ पर दो और ऑप्शन है, यहाँ पे ये वाला और यहाँ पर ये वाला। ये है हमारे डिफरेंट की फ्रेम में जंप करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अभी 20 फ्रेम वाले की फ्रेम पर हूँ और अगर मुझे डायरेक्ट इस वाले की फ्रेम पे जंप करना है तो मैं इस वाले बटन का यूज़ करके यहाँ पे जंप कर सकता हूँ। अब अगर मैं दोबारा से इसको प्रेस करूँगा तो मैं जंप नहीं कर पाऊंगा और यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन भी मिल जाता है नो मोर की फ्रेम टू जंप। अब अगर मुझे वापस आना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इस की फ्रेम पर जंप कर पाऊंगा। अभी यहाँ पे एक और की फ्रेम है तो अगर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो मैं उस पर भी जंप कर पाऊंगा। अभी मैं अगर दोबारा से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वही हमारे पास आ जाए कि यहाँ पे कोई और की फ्रेम है नहीं जंप करने के लिए। उसके बाद हमारे सेंटर में दो बटन हैं, ये हमारे एनिमेशन प्ले करने के लिए। एक है हमारा फॉरवर्ड एनिमेशन यानी कि आगे की तरफ एनिमेशन को प्ले करने के लिए, दूसरा है हमारा पीछे की तरफ एनिमेशन को प्ले करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम सीखने वाले हैं डिफरेंट इंटरपोलेशन मोड्स के बारे में। पर उससे पहले मैं यहाँ पे टाइमलाइन में कुछ चेंज करना चाहूँगा। जो मंकी हेड है वो इस की फ्रेम से इस की फ्रेम तक बस मुझे रखना है। इससे नेक्स्ट की फ्रेम वाली एनिमेशन मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो या तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ इस की फ्रेम को, या मैं इस की फ्रेम को उठाकर इस की फ्रेम के ऊपर रख दूंगा और उसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एंड फ्रेम भी कर दूंगा 50। अभी हम आते हैं डिफरेंट इंटरपोलेशन मोड्स पे। यहाँ पे हमारा इंटरपोलेशन मोड जो करंट इंटरपोलेशन मोड है वो है बीजियर। ये हमारा डिफ़ॉल्ट मोड होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम एनिमेशन को चलाते हैं तो हमारा जो मंकी है एनिमेशन के स्टार्ट में स्लोली मूव करना चालू करता है और फिर थोड़ा फास्ट होता है एंड लास्ट में दोबारा से स्लो होकर रुक जाता है। तो ये है हमारा बीजियर इंटरपोलेशन मोड। ठीक है, अभी इंटरपोलेशन मोड को कैसे चेक करोगे, मैं यहाँ पे ए प्रेस करता हूँ और दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है,
डिफरेंट की फ्रेम टाइप, हैंडल टाइप और डिफरेंट मोड्स वगैरह हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरपोलेशन मोड है और इसका शॉर्टकट की है टी। तो इसको मैं अगर ओपन करना चाहूँ तो मैं सिर्फ टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट इंटरपोलेशन दिए हुए हैं। हमें हमारे पास 3 तरह की इंटरपोलेशन है। तो फर्स्ट है हमारा बीजियर, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट है, जो कि अभी हमारा करंट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा ऊपर की तरफ है लीनियर। अगर मैं इसको सेट करता हूँ और यहाँ पे मैं जब सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे दोनों की फ्रेम सेलेक्ट भी है। लेफ्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने इंटरपोलेशन मोड चेंज कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन भी है, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको वापस बंद करता हूँ। अभी यहाँ पे लीनियर लगा दिया है। तो अभी मैं एनिमेशन अगर चलाता हूँ तो क्या होगा, हमारी एनिमेशन बिल्कुल सेम स्पीड में स्टार्ट होगी और सेम स्पीड में खत्म होगी। यानी कि जब ये स्टार्ट होती है तब भी सेम स्पीड है, ये मिड में आती है मतलब बीच में आती है तो भी वही स्पीड है, और जब एंड होती है तो भी सेम स्पीड में खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारा एक और इंटरपोलेशन मोड है, मैं टी प्रेस करता हूँ। यहाँ पे हमारा है कांस्टेंट। तो इसको अगर मैं करता हूँ तो ये हमारा एक टेलीपोर्ट की तरह है, मतलब कि जो ट्रांसफॉर्म होगा वो सिर्फ हमारे की फ्रेम वाले फ्रेम पर ही होगा। हमारे बीच में जितने भी फ्रेम हैं उन पर कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे प्ले किया, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लास्ट फ्रेम पे जाते ही यहाँ पे उस लोकेशन पे जंप करेगा एंड वापस से जैसी एनिमेशन दोबारा से यहाँ से चालू होगी तो वापस अपनी पहली वाली लोकेशन पे आ जाएगा। तो ये हमारे 3 इंटरपोलेशन मोड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस है। अगर इनको सेट करते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से एनिमेशन स्टार्ट होगी और धीरे धीरे इस तरह से जाएगी। यहाँ पे डिफरेंट कर्व्स के यहाँ पे लोगों से आप समझ सकते हो कि एनिमेशन किस हिसाब से चलेगी। यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक इफेक्ट भी है। देखो अगर मैं इसको करता हूँ बैक वाली को, तो अभी देखो यहाँ पे कुछ पहले वहाँ पे पहुँचा एंड देन बैक हुआ, इस तरह से इफेक्ट बना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ और इफेक्ट भी लाइक बाउंस इफेक्ट अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे ये बाउंस होगा जैसे एक बॉल हो। इसका यूज़ करके हम बॉल की थोड़ी मतलब बेसिक सी एनिमेशन क्रिएट करनी है बाउंसी टाइप की, तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और है इलास्टिक वाला, लाइक जैसे रबर एक बार खिंचती है फिर ऐसा थोड़ा हिलती है वगैरह है ना, तो उस टाइप से हो गया। देखो ये हो गए हमारे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स और इंटरपोलेशन मोड्स वगैरह। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जस्ट एक ऑब्जेक्ट है। अगर हमको किसी एनिमल टाइप कोई क्रिएचर हो गया या ह्यूमन टाइप के करेक्टर को एनिमेट करना है, उसके हाथ पैर सबको मूव करना है, तो वो कैसे होगा, वो होगा हमारा डिफरेंट रिग से। तो रिग क्या होती है वो अभी हम बात करेंगे, कैसे हम रिगिंग करते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस क्या है रिगिंग करने के लिए। तो रिगिंग होती क्या है, जिस तरह हम इंसानों या किसी जानवर के अंदर हड्डियाँ होती है और हड्डियों के बेस पे हम डिफरेंट पार्ट्स को किसी एक डायरेक्शन में एक लोकेशन पे मूव कर पाते हैं, उसी तरह हमें ब्लेंडर के अंदर भी अपने कैरेक्टर के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करने के लिए बोन्स क्रिएट करनी पड़ती है और उस बोन के पूरे स्ट्रक्चर को हम ब्लेंडर में आर्मेचर कहते हैं। तो रिगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट या अपने कैरेक्टर के हिसाब से एक बोन का पूरा सेटअप क्रिएट करते हैं और उसको अपने ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देते हैं, ताकि हम उस बोन के सेटअप का यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डायरेक्शन में या अपनी ज़रूरत के हिसाब से मूव कर पाए। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडर में एक लड़के का 3D मॉडल लेके आया हूँ, तो इसको हम रिग करेंगे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास कोई आर्मेचर या कोई भी बोन वगैरह नहीं है इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे आउटलाइनर पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने कलेक्शन इसका बनाया हुआ है और यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा ये लड़का, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे मूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट आ जाती है जो कि हमने पहले भी ओपन किया है, जो कि ऐड वाली लिस्ट है। यहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हो। मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा दोबारा से तो यहाँ पे आपको मिलेगा आर्मेचर। इस पे अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी एक सिंगल बोन। तो अगर आप इसे आउटलाइनर पे देखो तो इसका नाम आर्मेचर है, जो कि हमें ऐड वाले लिस्ट में भी आर्मेचर ही दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल बोन है। अगर मुझे इस बोन को एक शेप देनी है या डिफरेंट बोन्स क्रिएट करनी है तो उसके लिए मुझे जाना होगा एडिट मोड में। उसके लिए मैं प्रेस करूंगा टैब और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एडिट मोड में। अब यहाँ पे इस बोन के डिफरेंट 3 पार्ट है। अगर मैं सेंटर को क्लिक करूंगा तो पूरी बोन सिलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर और नीचे की तरफ 2 स्पीयर टाइप के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर मुझे एक नई बोन क्रिएट करनी है, मान लेते हैं कि ये जो हमारी बोन है यहाँ से यहाँ तक की एक बोन हम मान लेते हैं। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक के लिए यानी कि अब इसके फोरआर्म के लिए बोन क्रिएट करनी है, यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा।
हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट में उसके फेसेस वगैरह को एक्सट्रूड करते हैं ई प्रेस करके, उसी तरह से हमें अगर नई बोन क्रिएट करनी है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ई प्रेस करेंगे तो हम एक न्यू बोन, इसमें से एक न्यू बोन क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं इसको जी एक्सेस पे स्ट्रेट लेके जाता हूँ। अभी मुझे इसके हाथ के लिए एक और बोन चाहिए, तो मैं सेम ई प्रेस करूंगा और जी पर एक्सट्रूड करूंगा और ये हमें मिल गई इसके हाथ के लिए बोन। ठीक है, अभी तो मैंने इस लड़के के मॉडल को साइड में रखा हुआ है। आपको करना क्या है, जब आप क्रिएट करो तो मॉडल को लोकेशन पे रखो उस हिसाब से, लाइक यहाँ पे पहले बोन को लेके आ गए, फिर एक्सट्रूड किया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। आप अभी तो मैं आपको रिग के बारे में समझा रहा हूँ अभी, इसलिए मैंने इसको साइड में रखा हुआ है। तो अभी अगर आप देखो तो हमारी जो बोन है ये पिछली बोन के साथ कनेक्टेड है। अगर मुझे इसे डिस्कनेक्ट करना है, अलग करना है, तो मैं ऑल्ट पी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले क्लियर पेरेंट है, इसको छोड़कर हम नीचे की तरफ जाएंगे डिस्कनेक्ट बोन। तो यहाँ पे जैसे ही मैं डिस्कनेक्ट बोन करूंगा हमारी जो बोन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, बट अभी भी इस बोन का इस बोन के साथ रिलेशन है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है या पेरेंट होता है तो ये रिलेशन के लिए लाइन दिखाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एडिट मोड, जहाँ पे हम बोन्स वगैरह को क्रिएट करते हैं, अपना एक आर्मेचर का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अगर हमको एनिमेशन करनी है इसकी, एक और मोड होता है यहाँ पे, हमारा ऑब्जेक्ट मोड हो गया, एडिट मोड हो गया। आर्मेचर से एनिमेशन करने के लिए जो हमारा मोड है वो है हमारा पोज मोड। अगर मैं इसमें जाता हूँ, अब अगर मैं पोज मोड के अंदर किसी भी बोन को सिलेक्ट करता हूँ तो वो बोन जो सिलेक्ट होगी वो कुछ इस तरह से नीले कलर में चमकेगी। मान लेते कि हम अपने सबसे नीचे वाली, यानी कि जो हमने बाइसेप के लिए यहाँ पे बोन बनाई थी, उसको रोटेट करता हूँ तो आप देखोगे कि आगे का पूरा हाथ या पूरे हाथ के लिए जो हमने बोन बनाई थी वो सभी मूव कर रही है। सिर्फ फोर आर्म को मूव करना चाहते हैं तो हम फोर आर्म वाली बोन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं रोटेट करता हूँ तो कुछ इस तरह से रोटेट होगी। तो जो हमारे मैनुअल रिगिंग का वे है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा हार्ड है, पर आपको ये सीखना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तभी क्लियर होंगे जब आप खुद से भी थोड़ा बहुत रिगिंग करोगे, मैनुअली रिगिंग। अभी मैं इस वाली बोन को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको वापस से इसकी लोकेशन पे ला देता हूँ। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि हम इस तरह से रिगिंग ना करें, हमें मतलब पूरा स्ट्रक्चर है वो बनाना ना पड़े। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ऐड वाले मेन्यू पे, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल बोन का ही ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे प्रीसेट्स आते हैं या प्री मेड आर्मेचर आते हैं। हम यहाँ पे एडिट मोड में जाएंगे, प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा रिगीफाई, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इनबिल्ट एक एड ऑन है जो कि हमारा रिगीफाई। इसको मैं इनेबल करूँगा, यहाँ से सेव करूँगा। अब अगर मैं वापस से शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे अब मैं आर्मेचर पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। सबसे पहला जो सिंगल बोन है वो हमें एक सेपरेट ऑप्शन दे दिया है उसके लिए, और उसके बाद हमारे पास है एक ह्यूमन मेड मेटा रिग, उसके बाद हमारे पास कुछ एनिमल की है और एक बेसिक ह्यूमन मेटा रिग, और ये नीचे की तरह हमारी 4 पैरों वाली कोई हमारा कोई क्रिएचर है, लाइक डॉग हो गया, हॉर्स हो गया। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ह्यूमन वाली पे। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ह्यूमन मेटा रिग पे तो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे एक रिग मिल गई है। मैं एक बार इसको हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए मैं एच प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हाइड हो जाएगी, या मैं यहाँ से इसको आई वाला बटन है इस पे प्रेस करूंगा तो हाइड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको रेंडर से टर्न ऑफ कर सकता हूँ। अभी हम वापस आ जाते हैं रिग पे। यहाँ पे आप देखोगे कि हमें यहाँ पे हैंड के लिए पूरी रिग मिल जाती है, उंगलियों के लिए, और यहाँ पे हमारे पास पैरों के लिए, ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिग है। स्माइल करते हैं, आंखों को इधर उधर घुमाते हैं, वो सारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। तो मान लेते हैं कि आपको ये नहीं चाहिए, एक्सरे मोड ऑन कर लोगे ताकि हम सारी बोन्स को एक ही बार में सिलेक्ट कर पाए। बॉक्स सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर अभी भी बोन्स है, ये पूरी सिलेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैं सबको सिलेक्ट करूँगा और इनकी अगर आप रिलेशन देखो तो ये एक बोन से कनेक्टेड है। तो ये वाली जो बोन है जिससे कनेक्टेड है वो है हमारी ये अंदर वाली बोन। अगर हमारा एक्सरे मोड ऑन नहीं होता तो हमें वो बोन दिखती नहीं और सिर्फ रिलेशन वाली लाइन यहाँ पे आती दिखती, और अगर हम उस बोन को डिलीट नहीं करते तो हमें एरर जो है फेस करने पड़ते। तो यहाँ पे मैं वापस से इसको ऑन करूँगा और इस वाली बोन को, यानी कि अंदर वाली बोन को जिससे कनेक्ट है, इसको भी सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गई है। एक्स प्रेस करूँगा, बोन्स को यहाँ पे डिलीट करूँगा, ना कि डिसॉल्व करूँगा। यहाँ पे मैं बोन्स को डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारी बोन्स डिलीट हो गई है और ये कुछ बोन्स रह गई है, पता नहीं कैसे। तो इनको मैं सिलेक्ट करूँगा, एक्स प्रेस करूँगा और सभी को डिलीट कर दूंगा। अभी मैं उस लड़के के मॉडल को वापस से अनहाइड करता हूँ यहाँ से, और ये आ चुका है हमारा मॉडल। अभी मैं आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा और आप देखोगे कि यहाँ पे आर्मेचर जो है यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये हमारे मॉडल के अंदर से जा रहा है।
तो अगर हमको इस तरह से कुछ बोन्स दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेंगी तो हमें रिगिंग में प्रॉब्लम होगी। तो हम सभी बोन्स को देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे नीचे की तरफ, हमने बोन सेलेक्ट की है तो यहाँ पे हमारे पास बोन के लिए अलग प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम जाएंगे बोन वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है व्यू पोर्ट डिस्प्ले, इस पर मैं क्लिक करूँगा और नीचे की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन शो वाला ऑप्शन है। इसमें हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है इन फ्रंट का। अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो हम बोन के स्ट्रक्चर को या आर्मेचर को ऑब्जेक्ट के आर पार देख पाएंगे और जिससे हम थोड़ा इजीली कर पाएंगे रिगिंग। तो रिगिंग में जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो है अपनी रिग का साइज़ अपने मॉडल के हिसाब से सेट करना। तो अभी जो हमारी रिग है वो हमारे मॉडल से काफ़ी बड़ी है। आप देखोगे इसके शोल्डर वाली जो बोन्स है ऊपर वाली इसके फेस पे आ रही है। जब हम ऑब्जेक्ट मोड में होंगे तो ब्लेंडर इन सभी बोन्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और इस सिंगल ऑब्जेक्ट यानी कि एक हमारे आर्मेचर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है हमारा 3D कर्सर पर। यहाँ पे स्केल करते हैं तो हमारा स्केल हो रहा है वो 3D कर्सर के पास से हो रहा है, ठीक है। जब हम एडिट मोड में जाते हैं तो ब्लेंडर हर एक बोन को एक सेपरेट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो हमारा मोड यहाँ पे सेट है मीडियन पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे उनके सेंटर से यानी कि उनके मीडियन पॉइंट से हमारा स्केल या जो भी ट्रांसफॉर्म हम करेंगे वो होगा, ठीक है। अगर मैं अब स्केल करता हूँ तो हमारा मीडियन पॉइंट यहाँ पे सेंटर में इसने सेट किया है, ठीक है। यहाँ से स्केल डाउन करना है तो मैं यहाँ पे पीवियट पॉइंट में जाऊँगा और यहाँ पे इसे 3D कर्सर कर दूंगा। यहाँ पे मैं 3D कर्सर से यहाँ पे इसको स्केल डाउन कर पाऊंगा। तो ये हमारा स्केल हो चुका है अपने मॉडल के हिसाब से। तो अभी हम 1 बाय 1 अपनी डिफरेंट बोन्स को अपने मॉडल के हिसाब से सेट करेंगे। मान लेते हैं कि मैं इसको रोटेट करता हूँ और यहाँ पे हाथ के हिसाब से बाइसेप के हिसाब से यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें इस वाले हाथ का सेपरेट करना पड़ेगा जो कि हम नहीं करना चाहते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस से इसे अंडू करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक्सरे मोड है तो हम इसे ऑन करेंगे। अभी हम जो भी यहाँ पे चेंज करेंगे वो हमारा दूसरी तरफ भी रिफ्लेक्ट होगा। इस तरीके से हम थोड़ा फास्ट काम कर पाएंगे। तो अभी मैंने सभी बोन्स को अपने मॉडल के हिसाब से सेट कर लिया है। एक एंगल से हमें ये डिफरेंट एंगल से करना पड़ेगा, इस एंगल से भी, इस एंगल से भी। और अगर आपको किसी एक फिक्स एंगल से देखना है तो उसके लिए आप या तो ऑल्ट प्रेस करके और जो मिडल माउस बटन है उसको प्रेस करके लेफ्ट राइट मूव करोगे तो इस तरह से एक फिक्स डायरेक्शन से देख पाएंगे। या हम यहाँ से गिज्मो से डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे, लाइक हम जी सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर से देख पाएंगे, दोबारा से जी को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे से देख पाएंगे। इसी तरह हम एक्स को सिलेक्ट करेंगे तो एक्स से, वाई को सिलेक्ट करेंगे तो वाई एंगल से देख पाएंगे। तो अभी मैं ऊपर वाले डायरेक्शन से देखूंगा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो बोन है वो हमारे मैश से थोड़ा बाहर जा रही है, तो वो मैं यहाँ से सेट करूंगा। यहाँ से मैं इसको मूव करूंगा। यही सेम चीज़ मैं यहाँ से एक्स एक्सिस से करूंगा। यहाँ से मैं बोन्स को यहाँ पे इस तरह से सेट करूंगा। डिफरेंट एंगल से बोन्स को करने के बाद आपको करना है अपने हाथ वाली बोन्स को। तो यहाँ पे मैंने हाथ वाली बोन्स को भी हाथ के हिसाब से बिल्कुल सेट कर दिया है। तो अभी मैं रिग को सेट कर चुका हूँ मॉडल के हिसाब से। तो मैं वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा। तो हमको करना क्या है, हमको पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद रिग सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमको कंट्रोल पी प्रेस करना है और हमारे पास पेरेंट वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। क्योंकि हमने आर्मेचर को एक्टिव ऑब्जेक्ट रखा है इसलिए हमारे पास ये रिग करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने इसको उल्टा किया, पहले रिग को सिलेक्ट किया और फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल पी प्रेस किया तो आपके पास रिगिंग करने के लिए ऑप्शंस नहीं आएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है उसके बाद रिग, उसके बाद हमको कंट्रोल पी दबाना है और हमारे पास यहाँ पे आर्मेचर के साथ पेरेंट करने के लिए ऑप्शन आएंगे। तो इनमें से हम करने वाले हैं विद ऑटोमेटिक वेट। तो इसको जैसे ही मैं करूंगा ब्लेंडर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेगा और आपको समटाइम्स यहाँ पे बोन हीटिंग फील्ड का ऑप्शन आ सकता है। इसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम है हमारा हेयर्स। तो यहाँ पे मैं मॉडल को भी डी सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं एल प्रेस करूँगा और डी सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं इनको भी कंट्रोल प्रेस करके डी सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे अब मेरे बचे हैं सिर्फ हेयर्स। तो अभी मैं यहाँ पे एम प्रेस करूँगा और यहाँ पे बाय डिस्टेंस का ऑप्शन है यहाँ पे फोर्थ वाला। मर्ज करने वाले हैं हम यहाँ पे वर्टिसीज को उनकी डिस्टेंस के हिसाब से। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज बहुत सारी वर्टिसीज है तो वो प्रॉब्लम दे रही है, तो मैं मर्ज बाय डिस्टेंस करूँगा और यहाँ पे अभी 0 वर्टिसीज रिमूव हुई है। मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा। अभी थोड़े हेयर्स ख़राब हो गए बट कोई नहीं, अभी हमको ये चीज़ फाइनल करनी है। अभी मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद रिग को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल पी दबाकर विद ऑटोमेटिक वेट रिग कर दूंगा। इस बार थोड़ा सा टाइम लिया और हमारा यहाँ पे रिग हो चुका है। इस रिग को सिलेक्ट करता हूँ और ग्रैब करके मूव
करता हूँ तो मेरा पूरा मॉडल भी इसके साथ मूव हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पोज मोड में जाता हूँ और इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा हैंड इस तरह से मूव हो रहा है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पर भी हम अपना लेग मूव करना चाहे तो यहाँ से अपने लेग को मूव कर सकते हैं और देख सकते हो हमारा रिग परफेक्ट वर्क कर रहा है। ये हो गया हमारा एक तरीका रिगिंग करने के लिए। दूसरा तरीका जो है एक्सटर्नल टूल्स और वेबसाइट्स का यूज़ करने वाले हैं जो कि एआई का यूज़ करते हैं रिगिंग के लिए। तो उनकी कुछ लिमिट्स है, आप उनसे सिर्फ ह्यूमनॉइड कैरेक्टर यानी कि जिनके इंसानों की तरह हाथ और पैर है उनको ही उससे रिग कर सकते हो। अगर आपको ऐसा क्रिएचर रिग करना है या कोई एनिमल रिग करना है, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, इस तरह का दिखता है तो आपको इसी तरह मैनुअल रिगिंग करनी पड़ेगी। आपको शिफ्ट ए प्रेस करना है और यहाँ पे आपको एनिमल्स डिफरेंट बर्ड, कैट, हॉर्स, शार्क और वुल्फ से रिलेटेड यहाँ आपको डिफरेंट रिग्स मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको बेसिक 4 पैर वाले जानवर के लिए एक रिग मिल जाती है। इसको आप एडिट मोड में अपने मॉडल के हिसाब से कस्टमाइज करो और उसके बाद रिगिंग करो। अभी हम आ जाते हैं उन टूल्स पर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो आपको गूगल पे जाना है और मिक्समो यहाँ पे सर्च करना है तो आपको ये साइट मिल जाएगी। यहाँ पर बस आपको अपने जीमेल से अकाउंट बना लेना है और ये जो साइट है ना ये अडोब वालों की है जिनका फोटोशॉप है, आफ्टर इफेक्ट है, प्रीमियर प्रो है, सब्सटेंस पेंटर है, ये सॉफ्टवेयर इन्हीं के हैं। तो ये कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ पे आप जाओगे मिक्समो से, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स मिल जाते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री है। 3D मॉडल्स के अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है एनिमेशन। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी एनिमेशंस मिल जाती है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसमें आपको इस लेवल की हाई क्वालिटी एनिमेशन चाहिए तो आप यहाँ से एनिमेशंस लो। यहाँ पे आपको वॉक, रनिंग, जंप, स्पाइडरमैन की तरह स्विंग करना, वो सारी एनिमेशंस आपको मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे आप सर्च वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सेक्शंस मिल जाते हैं लाइक कॉम्बैट के लिए, एडवेंचर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। और अगर आपको कोई एनिमेशन ढूंढनी है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे रन सर्च किया तो यहाँ पर ये आ गई है रन वाली एनिमेशन, आप इनको यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपने ह्यूमनॉइड कैरेक्टर को भी इजीली रिग कर सकते हो। तो अभी मैं ब्लेंडर में आ चुका हूँ। अभी हम इस वाले कैरेक्टर को मिक्समो साइट से रिग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रिग को इससे अलग करेंगे, ठीक है। तो अभी ये कनेक्टेड है तो हम दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। मैं ए प्रेस करूंगा और अल्ट पी प्रेस करूंगा। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए। इनमें से मैं सेंटर वाला क्लियर पेरेंट एंड कीप ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अभी मैं इसको एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। और ये कैरेक्टर एक्चुअल में मिक्सामो साइट से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फाइल में और यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन पे। और यहाँ पे अगर आप मिक्सामो से रिग करने वाले तो आप OBJ और FBX फाइल को एक्सपोर्ट करें। तो यहाँ पे मैं FBX में एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने नाम रख दिया और यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक कर दिया। अभी मैं आ चुका हूँ वापस मिक्सामो वाली साइट पर और यहाँ पर अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड कैरेक्टर का। इस पर मैं क्लिक करूँगा, विंडो खुल गई। यहाँ पे आपको अपनी फाइल डालनी है तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मेरी ये रही human.fbx वाली फाइल, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ओपन कर दूंगा तो ये लोड होगी और प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक 1-2 मिनट। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर प्रोसेस हो गया है और यहाँ पे हमारे इसके टेक्सचर नहीं दिख रहे हैं। कोई नहीं, हम टेक्सचर वापस से ब्लेंडर में जाके लगा लेंगे। मैं नेक्स्ट करूँगा और ये हमें डिफरेंट कंट्रोल्स दिए हुए हैं। इन कंट्रोल्स को कैसे लगाना है आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे किस तरह से डिफरेंट कलर के कंट्रोल्स को रखा गया है। या मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा हो गया चिन्ह का। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ इसके चिन्ह पे, यहाँ पे। उसके बाद ये हो गए हमारे यहाँ के लिए। उसके बाद ये वाली हो गई हमारी एल्बो के लिए। यहाँ ये हमारी हो गई घुटनों के लिए और ये वाला कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया है सेटअप। अभी मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे और यहाँ पे अब ये लोड लेगा। अब यहाँ पे जो AI सिस्टम है वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे हो चुका है रिग और आप देख सकते हो यहाँ पे ये। तो अभी मैं नेक्स्ट करूँगा और ये हमारा कैरेक्टर यहाँ पे लोड हो जाएगा और ये अभी भी हमारे टी पोज में है। अब मैं कोई भी एनिमेशन यहाँ से लूँगा तो ये वाली एनिमेशन मैंने ले लिया और ये अभी इस पर अप्लाई हो जाएगी और ये हो गई अप्लाई। अभी ये यहाँ पे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन भाग रहा है बट मैं इसको एक ही जगह पर भगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है इन प्लेस, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये देखो अभी एक ही जगह पे भाग रहा है। उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शन है, लाइक इसकी थोड़ा लेंथ को मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक इस फ्रेम पर। अभी मुझे और कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा डाउनलोड वाले बटन पे। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि मैं मॉडल को किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहता हूँ। डिफरेंट ऑप्शंस है बट मैं डिफॉल्ट छोड़ दूंगा। उसके बाद फ्रेम रेट, उसके बाद हमारा स्किन, मतलब सिर्फ हम आर्मेचर भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर हम चाहे तो, सिर्फ बोन। तो वो मैं नहीं करूँगा, मैं स्किन के साथ इसे डाउनलोड करूँगा। और यहाँ पे मेरे पास की फ्रेम्स को कम करने के लिए कुछ ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं अभी नॉन ही रहने देता हूँ। वैसे मैं यूनिफॉर्म बहुत बार यूज़ करता हूँ ताकि एनिमेशन में की फ्रेम थोड़े
कम रहे तो अभी मैं नॉन रहने देता हूँ, डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ और ये लग चुका है हमारा डाउनलोड। अभी मैंने ओपन कर लिया है ब्लेंडर को और ये रहा हमारा पहला वाला मॉडल जो हमने इसी के अंदर रिग किया था। इसको मैं साइड में कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा फाइल। यहाँ से इंपोर्ट में गया, FBX में गया और यहाँ डाउनलोड में, और ये हो गया हमारा इंपोर्ट। तो अभी जब मैंने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया है तो आप देखो कि यहाँ पे ये मॉडल पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। तो पिंक कलर का मतलब है ब्लेंडर में कि इस पे टेक्सचर सेट नहीं है या इसके टेक्सचर जो है डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो वो भी हम कनेक्ट करेंगे। मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मिली है नाइस रनिंग की एनिमेशन। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ पे टेक्सचर लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ टेक्सचर में, तो मेरे पास यहाँ पे 2 टेक्सचर है। यहाँ पे एक है बॉडी का और एक है हेयर का। तो इसके टेक्सचर्स में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं उन टेक्सचर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कनेक्ट है। इसको मैं बॉडी की जगह में बॉडी, हेयर वाले को सिलेक्ट करके हेयर वाला सेट कर दूंगा और यहाँ पे हमारा टेक्सचर लग चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा मिक्समो की तरफ से एक फ्री एड ऑन आता है, वो अभी डिसेबल है। मैं जाऊँगा प्रेफरेंस में, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा मिक्समो, यहाँ पे हमें एड ऑन मिल जाता है। इसको मैं अनेबल करूँगा। ये ब्लेंडर के अंदर इनबिल्ट नहीं आता है, आपको ये डाउनलोड करके यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं जाऊँगा एन पैनल पे, यानी कि साइड बार पे। मिक्समो का ये एड ऑन हमारी नॉर्मल रिग को एक एडवांस रिग में कन्वर्ट कर सकता है। अगर हमारे पास डिफरेंट मिक्समो की एनिमेशन है, लाइक हमारे पास एक वॉक की है और हमको वो वॉक वाली एनिमेशन इस पर लगानी है, तो वो भी हम मतलब हम एनिमेशन भी ट्रांसफ़र यहाँ से कर सकते हैं। इस पे से जो एनिमेशन है उनको डिलीट कर देता हूँ, यानी मैं की फ्रेम को सभी को सिलेक्ट करूँगा और एक्स प्रेस करके डिलीट कर दूंगा। और उसके बाद मैं जीरो आउट रिग कर दूंगा, यानी कि जो भी इसमें ये पोज दे रखा है ये रन वाला, इसको भी हटाकर नॉर्मल जो इसका डिफ़ॉल्ट पोज है, लाइक ये टी पोज है, उस तरह का हम कर देते हैं और जीरो आउट रिग कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया टी पोज वापस। अब उसके बाद मैं क्लिक करूंगा क्रिएट कंट्रोल रिग पे और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएंगे, बस आपको ओके कर देना है और यहाँ पे हमारी बन गई है एडवांस कंट्रोल रिग। अब एडवांस कंट्रोल रिग क्या है, पोज मोड में गया, रिग को सिलेक्ट करके, और अभी अगर मैं एनिमेशन करूंगा, मान लो कि मैं एनिमेशन करूंगा, तो मुझे हर एक पार्ट को इसके ऐसे मूव करना पड़ेगा। लाइक मैं अगर हाथ के एनिमेशन कर रहा हूँ तो ये वाला सेपरेट मुझे करना पड़ेगा, ये वाला सेपरेट करना पड़ेगा। एडवांस कंट्रोल रिग में मैं जाता हूँ। एडवांस कंट्रोल रिग में हमारे पास यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल है और यहाँ पे, इससे हम पूरे हाथ को इस तरह मूव कर पाएंगे। हमें हर एक बोन को कंट्रोल करने की या मूव करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये एक फास्टर वे होता है हमारा एनिमेट करने का। इस वाली रिग को हम ज़्यादातर यूज करते हैं ताकि हम फास्टर एनिमेट कर पाए, ठीक है। तो अभी हम करेंगे इसके लिए कंट्रोल रिग क्रिएट, तो उसको मैंने साइड में कर दिया है। अभी मैं इसको अल्ट जी करूंगा और इसको डिफॉल्ट लोकेशन पे लेके आऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा रिग वाले ऑप्शन में और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है रिगिफाई का। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है जनरेट रिग का। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक रिग आ जाएगी इसके लिए। और देखो ये मिक्सामो की रिग से डिफरेंट होगी क्योंकि ये रिगिफाई की तरफ से क्रिएट हो रही है और ये मिक्सामो के एड ऑन से क्रिएट हो रही है, ठीक है। और हाँ, मिक्सामो वाली इस एडवांस रिग को सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स में क्रिएट कर सकते हो जो कि मिक्सामो से रिग हुए होंगे। इसी तरह से रिगिफाई वाला एडवांस कंट्रोल हम उन्हीं कैरेक्टर्स में क्रिएट कर पाएंगे जो कि हमारा रिगिफाई से रिग हुआ होगा। अगर मैं इसको ग्रैब करता हूं तो आप देखोगे ये सेपरेट है, अभी ये लिंक नहीं है। तो पहले मैं अपनी नॉर्मल वाली जो रिग है उसको यहाँ से हाइड कर दूंगा या यहाँ से बंद ही कर दूंगा व्यू पोर्ट से। उसके बाद मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा, एडवांस रिग को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल पी प्रेस करके हम विद ऑटोमेटिक वेट इसको रिग कर देंगे। तो ये हो गई हमारी इसकी एडवांस कंट्रोल रिग और ये इससे जो है पेरेंट भी हो चुकी है, ठीक है। और ये है हमारा एक और टूल रिगिंग करने के लिए। तो इसके लिए आपको यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पर हम सेम जैसा मिक्सामो में रिग करते हैं उसी तरह से कर पाएंगे, बट इसमें हमारे पास बेटर कंट्रोल्स होते हैं। मैं इसको यूज़ करता हूँ। अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ इन सभी को तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है एक्यूरिग वाले रिगिंग टूल को। तो यहाँ पर आपको अपना 3D मॉडल चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कर लिया ह्यूमन को और यहाँ पे अभी ये इसको इम्पोर्ट करेगा, तो इम्पोर्ट होने देते हैं। तो यहाँ पे ये हो चुका है इंपोर्ट। हमको जाना है यहाँ पे और रिग बॉडी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे इसने ऑटोमेटिक सभी जॉइंट्स को सेट कर दिया है। अगर आपको भी कस्टमाइजेशन कुछ करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अभी मैं जाऊँगा नेक्स्ट स्टेप पे, या तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा या मैं करूँगा यहाँ पे क्लिक। अभी यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे मॉडल के कितनी फिंगर्स है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं 5 फिंगर्स और यहाँ पे अभी ये कैलकुलेट करेगा स्किन वेट को। तो यहाँ पर इसने हमारे फिंगर्स को भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पर भी डिफरेंट पॉइंट्स को सेटअप कर दिया है, जबकि पहले वर्जन में मुझे मैनुअली करना पड़ता था। तो अभी मुझे आना है इस वाले बटन पे फाइनलाइज कैरेक्टर पे, इस पर मुझे क्लिक करना है और अभी
तो ये हो चुका है हमारा 3D मॉडल रिग, और यहाँ पे इसने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशन भी दे रखी है टेस्टिंग के लिए, लाइक ये वाली हो गई। तो देखो कितनी अच्छी रिग यहाँ पे हुई है, परफेक्ट एनिमेशन इससे हम कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टूल्स। तो या आज की वीडियो में यार इतना ही। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, सबसे बड़ा ट्यूटोरियल है शायद से। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, बट जितनी चीज़ें मैंने बता दी है इनको अभी प्रोसेस करने में, इनको समझने में ही काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी प्रैक्टिस करो, अभी मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।